Hello and welcome you all to your own YouTube channel Orbit Classes। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑर्बिट क्लासेज में, जहां मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट। तत्काल अभी बच्चे बहुत परेशान है कि सर बोर्ड्स का PYQ कराइए। तो बच्चों के ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ PYQ सीरीज, जिसमें ईयर वाइज प्लस चैप्टर वाइज, ईयर वाइज प्लस चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर का एक एक साल का हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो पहले चैप्टर में जो है 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले बिहार बोर्ड का कराएंगे और फिर CBSE का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए शुरू किया जाए। और आपको करना क्या है भाई कि एक एक क्वेश्चन का डेप्थ एनालिसिस जो हम कराने वाले हैं उसको बढ़िया से देखना है, समझना है। ठीक ना? और अगर कहीं से प्रॉब्लम कुछ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो डाउट के लिए कमेंट करा होगा उस डाउट के लिए आपने जो कमेंट करा होगा उस डाउट के लिए मैं एडिशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू किया जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कब के हैं भाई? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके 2025 बिहार बोर्ड के हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2025 बिहार बोर्ड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट मीटर इनवर्स? वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स क्या है? तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसे आप कहते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस हिसाब से देखा जाए तो dV/dr वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ हमने लिखा वोल्ट पर मीटर, एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर। इसका यूनिट क्या? वोल्ट मीटर। या एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट या जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम। फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, यानी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट लिखिए, या फैराडे भी होता है। ठीक है, ये जो चार चीज था उसका हमने यूनिट लिखा, हालांकि जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, किसी चार्ज कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ से कैसा होगा? तो किसी भी चार्ज कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होगा भाई? तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ।
ये रहा इस अगला सवाल कहता है कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। देखिए भाई कितना आसान सवाल है, ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पार्टिकल, इनमें से चार्जलेस पार्टिकल कौन है। तो भाई चार्जलेस पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर बात किया जाए तो यह He++ के इक्विवेलेंट होता है। He++ के इक्विवेलेंट यानी इस पर 2e चार्ज होता है, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल जो है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, यानी इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना भाई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यह फोटोन न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज मेड हाफ, दो चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया। एंड वन ऑफ द चार्ज, वन ऑफ द चार्जेज इज ऑल्सो हाफ, एक चार्ज भी आधा, यानी चार्ज Q1 जो था वो Q1/2 हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज मेड हाफ, जो डिस्टेंस R था वो आधा हो गया, यानी R/2 हो गया। नॉर्मली आप फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से जान रहे हैं, K Q1 Q2/R² होता है। F' इज इक्वल टू K, Q1 आधा हो गया यानी Q1/2 हो गया, और Q2, और R के जगह पे लिखना है R/2 का स्क्वायर, तो R/2 का स्क्वायर, यानी F' इज इक्वल टू K Q1 Q2/2 R² ये कैंसिल हो गया, यह ऊपर गया, तो 2K Q1 Q2/R²। फोर्स जो होगा पहले से डबल हो गया, फोर्स जो होगा वो पहले से डबल हो गया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। आ रही है बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऑन इंसर्टिंग अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने पर बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेज इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में आप पढ़े होंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो देखिए शॉर्टकट में, हालांकि कंप्लीट रूप से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा शानदार टॉपिक है, लेकिन तत्काल आपको समझाने के लिए आप जान जाइए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जैसे एयर में अगर कोई चार्ज रहता है तो फोर्स वर्क करता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। फोर्स इन एयर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और फोर्स इन एनी मीडियम हो जाएगा 1/4πε0 इंटू εr Q1 Q2/R²। ठीक है, अधिकांश जगह पे जो εr का वैल्यू होता है वो k लिखा जाता है, इसलिए एफ एम इज इक्वल टू, अगर आप इतने चीज को ध्यान से देखिए, जिसको हमने गोल घेरा है, जिसको हमने गोल घेरा है, उसको अगर आप ध्यान से देखिए
ये वाला चीज, ये वाला चीज, यह किसके बराबर है? फोर्स इन एयर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के जगह पे लिख दिए के। तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई के। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई के। वोल्टेज इन एनी मीडियम इज इक्वल टू वोल्टेज इन एयर बाई के। लेकिन कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो कैपेसिटी इन एनी मीडियम इज के टाइम्स ऑफ कैपेसिटी इन ए। यानी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंटर कराने से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता है, वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज होता है, लेकिन वहीं कैपेसिटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। कैपेसिटी का जो वैल्यू है वो क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। आपको मतलब किससे है? रिपल्सिव फोर्स से मतलब है। तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इज इतना, मतलब दोनों चार्ज का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.2 माइक्रोकूलम इज 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। देयर डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 12। डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 12। तो P इज इक्वल टू Q का वैल्यू 0.2 और 12 डिस्टेंस कितना? अच्छा माइक्रोकूलम है इसलिए 10 टू द पावर -6 और यहाँ 3 कूलम 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 3 दूनी 6 0.6, यहाँ हो गया 10 टू द पावर -8। 0.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 0.6 इंटू 10 टू द पावर -8 नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा अगला सवाल। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, कोई एक कंडक्टर है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जब रखेंगे तो कहता है कि द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का फील्ड कितना होगा? तो कंडक्टर के इनसाइड का फील्ड हमेशा 0 होता है। कंडक्टर के इनसाइड का फील्ड जो होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या कहता है, कहता है इनसाइड अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड, बहुत सारे डाइपोल हैं, -q चार्ज प्लस q चार्ज, -q चार्ज प्लस q चार्ज, ठीक है, बहुत सारे n डाइपोल्स हैं। n डाइपोल्स मतलब n निगेटिव चार्ज और n पॉजिटिव चार्ज। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? तो जाहिर सी बात है बाबू कि जब डाइपोल है यानी बहुत सारे डाइपोल हैं, यानी बहुत सारा निगेटिव चार्ज और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, n निगेटिव चार्ज और n पॉजिटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है इसलिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स भी 0 होगा, नेट फ्लक्स भी 0 होगा। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि गॉस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ बताता है कि भाई किसी क्लोज एरिया से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा
वो चार्जेज के 1/ε मल्टीपल होता है। गॉस लॉ कहता है कि किसी क्लोज एरिया से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है वो चार्जेज के 1/ε मल्टीपल होता है, यानी फाई बराबर Q/ε होता है। फाई बराबर Q/ε होता है। इससे आप कह सकते हैं कि जो फ्लक्स फाई होगा वो चार्ज Q के प्रोपोर्शनल होगा। जो फ्लक्स फाई होगा वो चार्ज Q के प्रोपोर्शनल होगा। इस आधार पे आपका ऑप्शन ए जो होगा वही बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। चलिए, इतना सवाल जो है 2025 में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछा गया था। ये टोटल हमको लगता है लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो है 2025 बीएसईबी में पूछा है। देखिए, इसका मतलब अब तक जो हमने देखा 10 क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से देखिए भाई, अगर इसी तरह का सवाल रहा आपके 2026 में, आपको पता है कि आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया होता है। 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 बनाना होता है, और देख रहे हैं कि 10 अकेले एक ही चैप्टर से हैं। 10 अकेले एक ही चैप्टर से है, यानी पहला ही क्वेश्चन जो है 10 नंबर आपको दिला दे रहा है। पहला ही क्वेश्चन चैप्टर जो है वो आपको 10 नंबर दिला दे रहा है। यानी 100 में 100 नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप ये चीज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस सारे जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखना है, घर पे अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करना है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा है इस चैप्टर से। पूछा है भाई, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज समझिए, और कह रहा है कि राइट इट्स एसआई यूनिट। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्या कहता है? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है कहता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय रो। इसे रो से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, जो कि पूछा भी है। राइट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब होता है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन 80L-3 होगा। ठीक है। रो बराबर फॉर्मूला क्या होगा? Q/V, जहां रो क्या है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। Q इज व्हाट? Q इज चार्ज एंड V इज वॉल्यूम। ठीक है। ये था हम लोगों का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखो बाबू, हम जब आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें और चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कम से कम शब्दों में हम वीडियो में जो है आपको अधिक से अधिक बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, 2 नंबर के ही क्वेश्चन में ही है। कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। द डाइपोल इज लाइंड पैरेलल द डाइपोल इज लाइन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें डाइपोल जो है
ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, यह मिड पॉइंट O, ये L और ये L किस क्या है, तो पैरेलल अलाइंड है इलेक्ट्रिक। फाइंड द वर्क डन टू रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल 180। इसको 180 यानी ऐसे ये डाइपोल है, इसको कंप्लीट ऐसे घुमा देने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, वर्क बराबर फॉर्मूला PE cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, PE cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, तो W बराबर PE cos थीटा 1, पहले क्या था पैरेलल था यानी थीटा 1 का वैल्यू 0, फिर कितना cos थीटा 2 यानी अब एंटी पैरेलल कर देना है तो cos 180 है ना, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। तो हो गया आपका W इज इक्वल टू PE cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 का वैल्यू 1, ठीक है। तो PE यहाँ हो गया 112 यानी वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, यहाँ क्या निकल गया 2 इंटू PE, 2 इंटू PE। आई बात समझ में? ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगला सवाल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आप हमसे ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे कि सर हमको जिस तरह से एग्जाम में लिखना है आप वैसे ही लिखिएगा। नहीं बाबू, हम अगर पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी बहुत मजा नहीं आएगा। हम कम से कम शब्दों में जो है आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। बाकी लैंग्वेज वगैरह जो भी लिखना है वो आप खुद से लिखेंगे या आप जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, आप जहाँ कहीं भी पढ़े हैं उस वहाँ के नोट्स से देखेंगे, या अगर हमारे यहाँ ऑर्बिट क्लासेज में अगर आप पढ़े हैं तो फिर तो अच्छी बात है, ये सारी चीज आपको नोट्स में 100% मिलेगा। आइए कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस लॉ कहता क्या है? सबसे पहले सवाल ये है कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ के विषय में हमने आपको बताया था कि गॉस लॉ में कहा गया कि द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सर्किट, द नेट फ्लक्स associated with a close एरिया लिख देते हैं, एरिया इज 1/ε0 मल्टीपल ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। यहाँ से पाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। आपको क्या कह रहा है, अब गॉस लॉ को प्रूफ भी करना है, गॉस लॉ को जो है प्रूफ भी करना है। आइए गॉस लॉ को प्रूफ किया जाए। यहाँ एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया Q, इसके सराउंडिंग में हमने एक एरिया ले लिया, ठीक है, स्फीयर के रूप में, ठीक ना। अब इस क्लोज एरिया से एसोसिएटेड हम फ्लक्स निकालते हैं। क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा, और एक छोटा सा एरिया इधर एज्यूम कर रहे हैं। तो छोटा सा एरिया जब एज्यूम करेंगे तो यह छोटा सा एरिया DA यह भी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। अगर आप फ्लक्स पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं कि फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है।
फाई बराबर वेक्टर हटेगा तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा 0 डिग्री है, तो फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, यानी फाई बराबर ई डी ए होगा। और जब एरिया बहुत छोटा होगा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा ही होगा। अगर एरिया बहुत छोटा होगा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा ही होगा। और आप जान रहे हैं, आपको बताया गया है कि जब छोटे छोटे टर्म को जोड़ के बड़ा करना होता है तो दिए गए टर्म का इंटीग्रेशन करना होता है। आप क्या करेंगे, दिए गए टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक ना। तो डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो गया, ई डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, तो फाई ई, और यह ए एरिया किसका लेना है भाई, पूरे स्फेयर का। तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ फाई ई का वैल्यू भी आप जान रहे हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ई के जगह पे हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर एरिया हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू बराबर क्या बच गया भाई, सॉरी, फाई बराबर क्या बच गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। फाई बराबर क्या बच गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। यही आपको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। यही आपको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक और बात इसमें पूछा गया है, एक और बात क्या पूछा गया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ हॉलो यूनिट, हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। कहता है कि एक हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेना है, खाली यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेना है। इस पर हमने कहा कि मान लीजिए कि इस पूरे के पूरे वॉल्यूम पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सराउंडिंग का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसके सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर ले रहे हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना, कैपिटल आर, और इस छोटे वाले का रेडियस कितना, स्मॉल आर, ठीक ना। यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एरिया भी किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब जब इसका फ्लक्स निकालेंगे तो आप चूंकि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया सेम डायरेक्शन में है, तो आप लिखेंगे फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और सेम डायरेक्शन में है इसलिए थीटा बराबर 0, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0, यानी फाई बराबर हो जाएगा ई ए, यानी फाई बराबर ई, और एरिया का वैल्यू 4/4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा बात देखिए क्या कहता है, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, जो कहता है कि फाई फ्लक्स जो होगा चार्जेज के 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल होगा, यानी फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन का देखिए, फर्स्ट का एलएचएस है फाई और सेकंड का भी एलएचएस है फाई, दोनों का एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और से दूसरे इक्वेशन से
हो जाएगा E इंटू 4 पाई r² बराबर Q बाई एप्सलन नट। E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सलन नट Q बाई r²। अच्छा भाई, हम लोग बड़े वाले स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसलिए सब जगह क्या लिखना होगा, कैपिटल R लिखना होगा। ठीक है, सब जगह क्या लिख दिए, कैपिटल R। अब कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो है छोटे वाले स्फीयर पर निकालना है, यानी कहता है कि यदि R टेंड्स टू स्मॉल r, कैपिटल R टेंड्स टू स्मॉल r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। अब आप कहिएगा कि सर जो कंप्लीट जो ये है, आप कहिएगा कि सर जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला था, वही वैल्यू जो है पूरे के पूरे सरफेस के लिए निकल रहा है, पूरे के पूरे स्फीयर के लिए निकल रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर जो है एक पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट मीन्स दैट the uniformly charged sphere, it means that the uniformly charged sphere behaves like, it means that the uniformly charged sphere behaves like a point charge। ठीक है, ये था हम लोगों का इस सवाल का जवाब। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इतना सवाल जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब देख लीजिए, इस फर्स्ट चैप्टर से 2025 में अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव या 10 पूछा गया है और सब्जेक्टिव 2 2 4 और 5 9, यानी 2 शॉर्ट 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग पूछा गया है। यानी कुल मिला जुला के कितना क्वेश्चन पूछे, कितने नंबर का, 10 4 14 5 19 नंबर। देख सकते हैं कितना वेटेज रखता है। 70 नंबर के एग्जाम में, 70 मार्क्स के एग्जाम में 19 नंबर जो है अकेले जो है यह आपका फर्स्ट चैप्टर दिला रहा है। 70 मार्क्स के एग्जाम में 19 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट चैप्टर दिला रहा है ना। तो देख समझ सकते हैं ये आपका पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव वाले में जो अभी हमने आपको बताया कि आपके पास 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको बनाने होते हैं, 35 क्वेश्चन ही आपको बनाने होते हैं। और इस 35 में से 10 क्वेश्चन तो देख रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आया है। 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आया है, ठीक ना। और बच गया 25, तो 25 पहला चैप्टर 10 दिला देगा, 25 के लिए फिर आगे देखेंगे किस किस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, चलिए। अब एक बड़ा मजेदार बात, जैसा हमने देखा कि इतना सारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से 2025 में आया है, हमने देखा कि कितना क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का सवाल फर्स्ट चैप्टर से आया है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि सीबीएसई में 2025 में फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। फिर से सुनिए, सीबीएसई 2025 के फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ एक सवाल आया है। ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 चैप्टर आया है। जैसे आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो कि पहला चैप्टर है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के सीबीएसई में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और पहले चैप्टर से जो है एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी जो है सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर का, 1 नंबर का। वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर का, एक नंबर का। भाई सीबीएसई वाले, जमीन आसमान का अंतर है बिहार बोर्ड और सीबीएसई में, आपको मेहनत ज्यादा करना होगा, ठीक है। आइए सवाल पढ़ा जाए। कह रहा है कि फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलॉम्स लॉ एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज विथ 1/r²। देखिए दो चार्ज हैं, और दो जगह दो फोर्स के लिए ग्राफ लाइन ड्रॉ किया गया है। यह पहला लाइन जो है Q1 और Q2 के बीच का फोर्स को दिखा रहा है, और दूसरा लाइन Q2 और Q3 के फोर्स को दिखा रहा है। कह रहा है कि इफ Q2 इज द पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, Q2 अगर पॉजिटिव है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड माने सबसे छोटा है, then the magnitude of Q1, Q2 and Q3 is such that Q1, Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड क्या है। चूंकि आपका क्वेश्चन ही कह रहा है कि Q2 जो है वो सबसे छोटा है, तो आइए देखिए ऑप्शन इसी से हम छांट सकते हैं। Q2 किस किस ऑप्शन में सबसे छोटा दिखाया है, ऑप्शन ए में छोटा दिखाया गया है और डी में छोटा दिखाया गया है। इसका क्लियर मतलब है कि बी और सी गलत है। इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि बी और सी गलत है, यानी या तो ए सही होगा नहीं तो डी गलत सही होगा। आइए ए और डी में देख लिया जाए कि कौन सही है। देखिए भाई, इसमें ग्राफ लाइन कितना ऊपर चला गया है, इसमें ग्राफ लाइन फोर्स का कितना ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर है। यानी Q1 और Q2 का फोर्स जो है वो ज्यादा है, ऐसा फिगर दिखा रहा है, और Q2 में जो है इसके तुलना में फोर्स कम है, ठीक है। जब आप ओरिजिनल पेपर में आप देखेंगे तो यह इतना भी स्लोप नहीं दिखाया गया है जितना कि हम लोगों ने फिगर में दिखा दिया है। एक्चुअल लाइन कैसा है, मैं थोड़ा सा इसको सुधार रहा हूँ। एक्चुअल लाइन कैसा है, ऐसा है ना, इतना ज्यादा एंगल नहीं बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स क्या दिख रहा है, छोटा है। तो इधर का फोर्स ज्यादा है, माने इधर का चार्ज ज्यादा होगा, और Q2 दोनों में सेम है, यानी यह Q1 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन ए और डी में किसको, Q1 को कौन मैक्सिमम कहा है, तो ऑप्शन ए जो है Q1 को मैक्सिमम कहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। ये था आपके सामने हमने 2025 में पूछे गए सारे के सारे सवाल, चाहे बिहार बोर्ड हो और सीबीएसई, पहले चैप्टर्स को हमने उठाया, और पहले चैप्टर में 2025 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सब क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये सारा क्वेश्चन को देखना है, और इसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट आपके नोट्स में पढ़ाया गया है उस नोट्स को पढ़ना है। अगर कोई कहीं से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ताकि आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं छोटा छोटा वीडियो आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बने रहना है हमारे इस सेशन के साथ, जिसमें मैं हर चैप्टर से मिनिमम 5 साल का सवाल कराने वाला हूं, हर चैप्टर से मिनिमम 5 साल का सवाल कराने वाला हूं, और ताकि समझिए कि ओवरऑल आपके एग्जाम तक 5 साल के सवाल के सहायता से ओवरऑल आपको एक क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे हर एक सेशन के साथ, और आपको ये बहुत फायदा देने वाला है। और ना सिर्फ आप देखेंगे बल्कि अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हर बार की तरह हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।